सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। मैं हूं अंकित पांडे, आया हूं आपको पढ़ाने केमिस्ट्री। आप पढ़ने वाले हैं पृष्ठ रसायन और आज हम बात करेंगे पृष्ठ रसायन के पहले पार्ट की, यानी अधिशोषण की। तो टॉपिक है हमारा अधिशोषण, जिसे हिंदी में हम कहेंगे एब्सॉर्प्शन। अब इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम जानते हैं कि एक टॉपिक आती है जिसे हम शोषण कहेंगे। ये जो वर्ड है ये आखिर होता क्या है, जिसे हम शोषण कहेंगे, ये क्या होता है। और इसी के अंतर्गत कहीं ना कहीं आता है अधिशोषण, और जो हमने अवशोषण पढ़ा हुआ है वो भी हम इसी के अंतर्गत जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं शोषण क्या होता है। शोषण एक्चुअली में कोई भी, जैसे हमारे पास जो पदार्थ होते हैं वो जनरली किस कैटेगरी में आते हैं? 3 कैटेगरी में। कौन से हमने पढ़ रखा है? ठोस, द्रव और गैस। तो यहाँ गैस का तो हम यूज करेंगे नहीं, कि मान लेते हैं कि कोई भी हमारा सब्सटेंस है वो हमारा ठोस या द्रव है, या जो छोटा सा पदार्थ, हमने एक छोटा सा टुकड़ा रखा हुआ है वो ठोस है। आप क्या कर सकते हैं, एक पात्र में क्या रख सकते हैं? लिक्विड भी रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि हम गैस इसलिए नहीं ले रहे हैं, ना तो हम गैस को एकत्रित करके रख सकते हैं, ना तो किसी खुले बीकर में गैस रख सकते हैं, नहीं तो उड़ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है कि इसको एडजस्ट कराना है किसी अदर सब्सटेंस से, अदर पदार्थ से। चाहे वो जैसे ठोस है तो हम या तो द्रव या गैस से करा सकते हैं, और अगर ये द्रव है तो हम यहाँ पे किससे करा सकते हैं? द्रव, अदर द्रव या गैस से। तो करना क्या है कि हमारे पास कोई पदार्थ है और उसको जो है द्रव और गैस से क्या करना है? एडजस्ट कराना है। यानी कि उससे हम क्या करना है कि हमें रिएक्शन कराना है, एक टाइप का हम रिएक्ट करवाने जा रहे हैं, एडजस्ट करवाने जा रहे हैं। तो क्या होगा, कैसी घटना होगी, वही हमारी जो है शोषण कहलाएगी, या उसे किस तरीके से हम समझेंगे, आइए देखते हैं। तो मान लेते हैं हम अपना जो एक पात्र है हमारे पास, वो पात्र हमारा क्या है, 2 पात्र रख लेते हैं। एक दोनों पात्र बंद पात्र हैं। एक पात्र में हमारा जो है लिक्विड है, द्रव है, ये मान लेते हैं द्रव, और एक में गैसेस है। एक में हमने क्या रखा है? गैस। यह हमारा द्रव है और इसमें हमारा क्या है? गैस है। अब इसका ढक्कन हमें उठाना है। इस ढक्कन को हमने हटाया, इसके भी ढक्कन को हटाया। ढक्कन को हटाने का तात्पर्य गैस निकलने ना पाए। और एक सब्सटेंस जो कि हमारा क्या था? ठोस था, इसको हमने क्या किया? इसमें एडजस्ट किया और ढक्कन खोला। ढक्कन खोलने के बाद हमने क्या कर दिया? इसमें जो है वो सब्सटेंस ला दिया। जैसे हमने यहाँ पे गैसेस थे, वो सब्सटेंस हमने क्या कर दिया? यहाँ पे ला दिया। अब ये ठोस और यहाँ पे ठोस। अब हमने क्या देखा कि ये जो ठोस है, ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड इसके चारों तरफ आने लग रहे हैं, चारों तरफ से जो है अट्रैक्ट कर रहे हैं। यानी ठोस ने लिक्विड को क्या कर लिया? अट्रैक्ट कर लिया। गैस ने भी क्या किया कि ठोस के चारों तरफ आने लगे। यानी कि ठोस ने गैस को भी अट्रैक्ट किया। अब यहां से देखिए जनरली कितने कंडीशन निकल सकते हैं, कितने केस निकल सकते हैं? 2 केस। हाँ, वेरी गुड। नंबर 1 कौन सा केस निकल सकता है कि हो सकता है ये जो द्रव या गैस है वो ठोस के भीतर भी चले जाए। भीतर यानी बल्क में, यानी कि इसे हम क्या कहेंगे? स्थूल में, भीतर में भी चले जाए, ये भी हो सकता है। तो या तो उसके भीतर चले जाए। दूसरा केस आता है कि भाई या तो जो द्रव या गैस है वो ठोस के भीतर यानी बल्क में न जा पाए, बल्कि पृष्ठ पर परत बना लें, पृष्ठ पर परत का निर्माण कर लें।
अब ये दो केस है, यानी कि जो हमारा शोषण है ये है क्या कि अगर किसी भी पदार्थ को किसी अन्य पदार्थ के संपर्क में लाया जाए तो वो पदार्थ दूसरे पदार्थ एक दूसरे से क्या करने लगते हैं, एक दूसरे को शोषित करने लगते हैं, ये घटना शोषण कहलाती है। अब ये शोषण दो केस में हो सकता है, एक तो जो द्रव या गैस है वो ठोस के भीतर भी चले जाए, नंबर एक केस, और दूसरा केस हो सकता है कि या तो वो जो द्रव या गैस है वो ठोस के भीतर तो ना जा पाए लेकिन उसके ठोस के जो पृष्ठ है उसके चारों तरफ एक परत का निर्माण कर लें, यानी कि लेयर बना लें। तो ये दोनों ही केसेस शोषण कहलाएगा और इन दोनों को फिर हम अलग अलग नाम देंगे, यानी जो भीतर भी चला गया उसे क्या कहेंगे, अवशोषण कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, अवशोषण कहेंगे, और जो परत बना लिया है उसे क्या कहेंगे, अधिशोषण कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, अधिशोषण कहेंगे। अवशोषण की इंग्लिश अगर हम कहें तो एब्जॉर्प्शन कहेंगे, एब्जॉर्प्शन कहेंगे, और अधिशोषण की एड्जॉर्प्शन कहेंगे, एड्जॉर्प्शन कहेंगे। ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक, अब देखिए यहाँ पे रिलेशन निकल के आया कि शोषण अब कितने टाइप में हो सकता है। अगर हम इसके सांद्रता को लेके बात करें, शोषण की सांद्रता को लेके बात करें तो देखते हैं कि कितना केस नजर आता है, सामने निकल के आता है। तो पहला केस तो ये आएगा कि जो भी गैस या द्रव बाहर रह गया है वो तो ठीक है। तो पहला केस आया कि भाई बाहर रहने वाला जो सांद्रता है और जो भीतर सांद्रता गई, तो भीतर सांद्रता गई और अधिशोषण में कितनी, शून्य, यानी भीतर तो जा ही नहीं पाया तो उसकी भीतर जाने की सांद्रता कितनी है, शून्य। और दूसरा अवशोषण में क्या है कि भीतर जा सकता है तो भीतर जाने की सांद्रता क्या हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। अब जो भीतर गया है, यहाँ पे हम अगर बात करें कि सांद्रता को रिलेट करके, यानी कि सांद्रता के अकॉर्डिंग, तो एक हमारा जो पदार्थ है और इसके चारों तरफ जो भी आया है, कौन आया है, चाहे वो द्रव भी हो सकता है, वो क्या हो सकता है, गैस भी हो सकता है। पहला केस है कि भाई बिना बाहर से अंदर तो जा ही नहीं सकता, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हाँ एक केस हो सकता है कि बाहर ही रह जाए, ये चलिए ये बाहर ही रह गया, तो ये केस कौन सा हो गया, ये केस हो गया अधिशोषण की। ये किसकी हो गई, अधिशोषण की, जिसके बारे में इस चैप्टर में हमें पढ़ना है, इस पार्ट में हमें पढ़ना है। दूसरा केस हो गया कि बाहर भी गया, बाहर भी गया और अंदर भी गया, यानी कि बाहर भी गया और क्या हुआ, अंदर भी प्रवेश कर लिया, और अंदर भी प्रवेश कर लिया तो ये क्या घटना कहलाएगी, अवशोषण कहलाएगी। यानी इसके पक्ष में तो आप पूरी तरीके से हैं कि समझ में आ रहा है कि किस तरीके की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन बात अगर सांद्रता की करें तो इधर तो इसके लिए तो एक ही केस है कि भीतर की सांद्रता कितनी होगी, भीतर की सांद्रता कितनी होगी, शून्य होगी, अकॉर्डिंग टू उस द्रव और गैस के, यानी उस द्रव और गैस के अनुसार जो भीतर की सांद्रता है वो कैसी, शून्य। लेकिन यहाँ पे दो कंडीशन जनरेट होगी, पहली और दूसरी। पहली और दूसरी क्या है कि भाई बाहर भी है और भीतर भी है। तो जो बाहर वाली कंडीशन है, अगर बाहर वाली सांद्रता से भीतर वाली सांद्रता ज्यादा हो गई, एक ये हो सकता है, और बाहर वाली सांद्रता से भीतर वाली सांद्रता कम हो जाए, ये भी हो सकता है। दो केस हो सकते हैं। तो एक तो केस है कि बाहर की सांद्रता इज ग्रेटर देन भीतर की सांद्रता। आप समझ पा रहे हैं मैं किस तरीके के वर्ड से यूज कर पा रहा हूं। और दूसरा केस है कि जो बाहर की सांद्रता है, बाहर की सांद्रता वो लेस देन है किसकी, भीतर की सांद्रता। ये दो कंडीशन हो सकती है। तो ऐसे केस जिसमें बाहर की सांद्रता भीतर की सांद्रता से अधिक है, तो बाहर की सांद्रता रिप्रेजेंट हम अधिशोषण में करते हैं, तो ऐसे केस को हम क्या कहेंगे, धनात्मक अधिशोषण कहेंगे। ध्यान रखेंगे, धनात्मक अधिशोषण कहेंगे। अब इसके अपोजिट हम इसे कह सकते हैं, चूंकि भीतर की सांद्रता बाहर की सांद्रता से कम है तो इसे कह सकते हैं ऋणात्मक, क्योंकि भीतर की सांद्रता को लेके हम रख रहे हैं तो ऋणात्मक अवशोषण कह सकते हैं।
यानी कि हम किसके रिस्पेक्टिव में बात कर रहे हैं, बाहर की सांद्रता के रिस्पेक्टिव में बात कर रहे हैं, तो वो अगर ज्यादा हुआ तो धनात्मक अधिशोषण। बाहर की सांद्रता देखिए दूसरे वाले केस में कम है, यानी इसे हम क्या कहेंगे, ऋणात्मक अधिशोषण। इसे क्या कहेंगे, ऋणात्मक अधिशोषण, क्योंकि हम बाहर की सांद्रता को देख रहे हैं और बाहर की सांद्रता जो है कम है, इसलिए उसे ऋणात्मक अधिशोषण कहते हैं। इसी प्रकार जब भीतर की सांद्रता कम थी तो अवशोषण के रिस्पेक्टिव में उसे ऋणात्मक अवशोषण कहा गया, यानी जब भीतर की सांद्रता अधिक हो जाएगी तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, धनात्मक अवशोषण कहेंगे। ये बात आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, उम्मीद करते हैं। अब सवाल उठता है कि भाई हम तो ये जान गए कि जो भी शोषण की कैटेगरी है, यहाँ दो पदार्थ यूज हो रहे हैं, दो पदार्थ। एक तो वो पदार्थ, अब इसमें देखिए कौन कौन से दो पदार्थ हो रहे हैं। एक तो वो पदार्थ जो शोषित कर रहा है, शोषित, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, हो सकता है इधर से मात्रा जाए, तो शोषित करने वाला। अब शोषित करने वाला कौन है, ये ठोस है, और एक है शोषित होने वाला। अब जो शोषित करने वाला है वो ठोस है, कौन है, वो ठोस है, और जो शोषित होने वाला है वो कौन है, द्रव या गैस हो सकती है। क्या हो सकता है, द्रव या गैस हो सकता है। तो शोषित करने वाला जो ठोस है उसे हम क्या कहते हैं, अधिशोषक कहते हैं, और जबकि जो शोषित होने वाला द्रव या गैस होता है उसे हम क्या कहते हैं, अधिशोष्य कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिशोष्य कहते हैं। इसे आप लोग जो है अच्छे से समझ लेंगे, इसे आप लोगों को अच्छे से जो है समझना होगा, ठीक है। अब यहां से हम आगे बढ़ लेते हैं और हम बात करते हैं कि अधिशोषक क्या हो गया और अधिशोष्य क्या हो गया, इसको हमने अच्छे से समझ लिया। यहाँ पे अधिशोषक की इंग्लिश हो जाएगी एडसॉर्बेंट, और इसकी हो जाएगी एडसॉर्बेशन, यानी जिसका अधिशोषण हुआ, यानी कि अधिशोषण होने वाले को हम अधिशोष्य कहेंगे और अधिशोषण करने वाले को हम क्या कहेंगे, अधिशोषक कहेंगे। तो चलिए ये टॉपिक हमारी क्लियर हुई। अब सवाल उठता है कि क्या ये जो अधिशोषण है, ये केवल ठोस के लिए ही लागू होगा, यानी कि ठोस के पदार्थ पर द्रव और गैसों का नहीं। मैंने कहा कि भाई बिल्कुल नहीं, हम द्रव के लिए भी जान सकते हैं। जैसे हमने माना कि ये एक द्रव है और इस द्रव का कलर रेड है, सपोज करते हैं इसका कलर कैसा है, रेड है, और यहाँ से हमने ऊपर से एक ऐसा, यहाँ पे मैं डिवाइड कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास अगर अलग कलर का स्केच होता तो मैं आपको समझा सकता था, लेकिन इमेजिन करिए यहाँ से हमने ऊपर से एक ब्लू कलर का जो है क्या डाल दिया, हमने जो है लिक्विड डाल दिया, यानी रेड कलर का लिक्विड, रेड कलर का जो द्रव था उसके ऊपर हमने ब्लू कलर का क्या डाल दिया, लिक्विड डाल दिया। तो ये दोनों भी आपस में मिक्सअप करेंगे और ये दोनों भी आपस में मिक्सअप करेंगे, तो इसको भी हम शोषण के अंतर्गत रखेंगे, यानी सॉर्प्शन के अंतर्गत रखेंगे। अब उसको बहुत ही डिटेल में जाना होगा कि सॉर्प्शन किस प्रकार से हुआ है, अधिशोषण के आधार पर हुआ है कि अवशोषण के आधार पर हुआ, उसे आपको समझना है। इसका एक और केस आ सकता है भाई कि हमने एक लिक्विड रखा हुआ है, उस लिक्विड में ऊपर से हमने गैसेस रखे हुए हैं, हाँ, यहाँ पे हम अधिशोषण और जो है अवशोषण समझ सकते हैं। अगर ये गैसेस के मॉलिक्यूल भीतर भी चले गए, अगर ये गैसेस के मॉलिक्यूल कहाँ चले गए, भीतर भी चले गए, तो इस घटना को हम क्या कहेंगे, अवशोषण कहेंगे। वेरी गुड। लेकिन अगर ये सब जो है भीतर नहीं गए, एक्चुअली में ऊपरी परत पर ही जाके जमा होने लगे, तो इस घटना को हम क्या कहेंगे, अधिशोषण कहेंगे। यहाँ पे आपको बात समझ में आ रही होगी कि अधिशोषण एक प्रकार की वह घटना है जिसमें किसी ठोस पदार्थ के चारों परत पर या ठोस पदार्थ के
पृष्ठ पर द्रव या गैस के अणु इकट्ठा होने लगते हैं या परत का निर्माण करने लगते हैं तो उसी को हम अधिशोषण कहते हैं। और यदि द्रव व गैस के अणु उस ठोस पदार्थ के स्थूल में चले जाएं, भीतर चले जाएं, बल्क में चले जाएं, तो वह घटना हमारी अवशोषण कहलाती है। ये बहुत ही सिंपल सा डिफिनेशन था। अब सवाल उठता है कि क्या जनरली हम कोई ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हैं? क्या हमारे पास कोई ऐसे एग्जाम्पल सामने निकल के आ सकता है जिसे हम जो है दे सकें, समझा सकें, अच्छे से कर सकें? तो आइए शुरू करते हैं। तो हम एनसीईआरटी के ही जो है एनसीईआरटी बुक में ही बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मान लेते हैं कि एक एनहाइड्राइड कैल्शियम क्लोराइड अगर इस कैल्शियम क्लोराइड को कमरे के टेम्परेचर में एक जगह रख दिया जाए तो हम क्या देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वो कैल्शियम क्लोराइड पर नमी एकत्रित होने लगी, यानी कि जलवाष्प एकत्रित होने लगा। यानी कि इस कैल्शियम क्लोराइड ने इस H2O को क्या कर लिया? शोषित कर लिया। अब शोषित कौन से घटना में किया? अधिशोषण में किया कि अवशोषण में किया, उसको अभी जानेंगे। ये एक नंबर एक उदाहरण हो गया कि एक एनहाइड्राइड कैल्शियम क्लोराइड जो कि H2O का शोषण करता है या शोषित करता है। दूसरा केस हमने रख दिया कि सिलिका जेल है, एक सिलिका जेल, ये भी H2O को क्या कर लिया? शोषित कर लिया। ये सब आपने जो है एनसीईआरटी के बुक में आपको एग्जांपल मिल जाएगा। तो कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है? जब कैल्शियम क्लोराइड H2O को एकत्रित करता है तो न कि बाहर बल्कि भीतर भी H2O को जो है शोषित कर लेता है। यानी जब कैल्शियम क्लोराइड को हम तोड़कर देखते हैं तो उसकी भीतरी परत भी जो है क्या हो जाती है? गीली हो चुकी होती है। तो ऐसे केस को हम क्या कहेंगे? एब्सॉर्प्शन कहेंगे, यानी कि क्या कहेंगे हम? अवशोषण कहेंगे। जबकि हम सिलिका जेल की बात करें तो सिलिका जेल रखने पर तो सिलिका जेल के चारों तरफ लिक्विड की बूंद आ जाती है। भीतर जब सिलिका जेल को तोड़ के देखा जाता है तो भीतर गीला नहीं होता, केवल बाहरी परत ही जो है लिक्विड यानी जल से जो है घिर जाती है। यानी ये कौन सी कंडीशन आती है? एड्सॉर्प्शन की कंडीशन आती है। इसको हम क्या कहते हैं? अधिशोषण कहते हैं। ये बात आपको अच्छे से समझनी है। चलिए दोनों के हम एप्लीकेशन देख लेते हैं कि कहाँ या किस तरीके से इनका कहाँ यूज होता है। जब हम प्रयोगशाला लेते हैं, प्रयोगशाला में बनाने की विधि, किसी भी पदार्थ की बनाने की विधि, प्रयोगशाला, अब इसका यूज कहाँ किया जाता है? तो कोई भी पदार्थ आप लोग चूंकि 11th में भी जान चुके होंगे, वहाँ पे प्रयोगशाला में बनाने की विधि कई टाइप की दी गई थी। जैसे NaOH के लिए दिया गया था, या फिर जो है Na2CO3 के लिए, या फिर बहुत सारे एग्जाम्पल। लेकिन अब क्लास 12th में भी आपको प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक से बहुत निकल के सामने आएगा। फार्मिक एसिड आएगा, एसिटिक एसिड आएगा, फार्मेल्डिहाइड आएगा, एसिटल्डिहाइड आएगा, उधर इनऑर्गेनिक में H2SO4 आएगा, यानी बहुत सारे आएंगे। तो उसमें क्या होगा कि हमें क्या करना है? जैसे अमोनिया वगैरह होगा तो हमें क्या करना है? प्रयोगशाला में बनाने की विधि। तो जब प्रयोगशाला में कोई भी चीज़ बनाया जाता है और उसको जो है गर्म किया जाता है, मान लेते हैं हमने उसको गर्म किया तो एक वाष्प, मतलब एक क्या होता है? गैस रिलीज होता है। गैस में क्या होता है? जल वाष्प भी होता है। क्या होता है? जल वाष्प भी होता है। अब इस गैस के साथ जल वाष्प, और हमको तो वो गैस चाहिए ताकि हम या तो उसे ठंडा करके लिक्विड में बदल लें या जिस तरीके गैस में ही रहने दें। लेकिन होता क्या है कि जल के साथ गर्म करने पे वो जल भी क्या होता है? गैस के साथ मिलके उड़ने लगता है। तो हम क्या करते हैं कि इसके रास्ते में कहीं पे एक जगह क्या लगा देते हैं? कैल्शियम क्लोराइड। अब कैल्शियम क्लोराइड लगने से क्या होगा कि कैल्शियम क्लोराइड केवल जल को ही शोषित करता है, गैसों को नहीं। तो जब यहाँ से निकलते हैं तो जो जलवाष्प होता है वो यहाँ से शोषित कर लिया जाता है और इसके मार्ग से प्योर गैस जो है आगे बढ़ती है। तो इसका उपयोग आप समझ गए होंगे कि कहाँ प्रयोगशाला में जब कोई भी गैस का रिलीज किया जाता है तो वहाँ पे जल को शोषित करने के लिए एनहाइड्राइड कैल्शियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। ये आप बात कभी भी नहीं भूलेंगे, ये आप समझ लीजिए। दूसरा, सिलिका जेल का उपयोग कहाँ किया जाता है? सिलिका जेल एक्चुअली में H2O को तो शोषित करता ही है,
आपने कभी देखा होगा जो है कि कोई भी प्लास्टिक का आप सामान खरीदते हैं, जैसे थर्मस वगैरह खरीदते हैं, तो आपको उसमें एक पाउच मिलता है जो घेर के रखा होता है। तो वो पाउच का एक्चुअली में क्या काम होता है कि वो उसमें सिलिका जेल भी मिला होता है। उस पाउच का काम होता है कि अगर कोई दुर्गंध या अशुद्धियाँ आ गई तो उसे वो एब्जॉर्ब कर ले, यानी कि हमारा वो थर्मस अभी भी प्योर बना रहे, कोई भी उसमें अशुद्धियाँ गंदगियाँ, भाई बहुत जगह से दूर दूर से सामान आते जाते हैं, तो उस केस में कहीं भी वो गड़बड़ ना होने पाए, इसलिए उसमें किसका प्रयोग करते हैं, सिलिका जेल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आपने देखा जो है सिलिका जेल के बारे में किस तरीके से आपने देखा। अब हम आपको बताते हैं कि कुछ अदर एग्जाम्पल, जैसे जैसे अगर हम बात करें कि हमने कहा कि आगे चल के आपको जो है सुक्रोज बनाने की विधि, यानी चीनी के निर्माण की विधि, जब आप कार्बनिक यौगिक पढ़ेंगे तो वहाँ हम आपको बनाएंगे कि चीनी कैसे बनाया जाता है। तो जब चीनी बनाने की विधि हम सीखेंगे वहाँ, तो वहाँ पे भी हम एक वर्ड का यूज करेंगे जिसका नाम है एनिमल चारकोल। जिसका नाम क्या है, एनिमल चारकोल। अब ये एनिमल चारकोल होती क्या है, ये एनिमल चारकोल जो है इम्प्योरिटी, यानी कि अगर मैं इसे हिंदी में कहूँ अशुद्धियाँ, क्या होता है कि जब आपके जो चीनी होते हैं, जैसे ठोस, उसको जब क्रिस्टलाइज किया जाता है, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है, तो उसके कलर को उड़ाने के लिए, उसके रंग को उड़ाने के लिए एनिमल चारकोल का प्रयोग करते हैं। वो जितनी भी अशुद्धियाँ होती है वो एनिमल चारकोल उसे क्या कर लेता है, शोषित कर लेता है। यानी यहाँ पे भी कौन सी कंडीशन होगी, सॉर्प्शन की कंडीशन आ जाती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर हम आपको बात करें तो जैसे कि अभी आजकल जनरली चल भी रहा है, जैसे मास्क वगैरह लगाने के लिए कहा जा रहा है, तो बहुत सारे जगह पे आप देखे होंगे, एक तो जनरली कॉटन का मास्क लगा लिया जाता है, तो ठीक है कॉटन का मास्क ले लिया, लेकिन देखते होंगे कि कई लोग महंगे महंगे मास्क लेते हैं, पैसे हैं उनके पास बहुत महंगे, तो आगे जाके कुछ मशीन टाइप का उनके नाक के पास लगा होता है। तो एक आता है पॉल्यूशन मास्क। अब उसमें क्या होता है, उसमें पॉल्यूशन मास्क का मतलब ये होता है कि पॉल्यूशन को क्या कर लेना, एब्जॉर्ब कर लेना, ताकि जो भी हम सांस लें, हवा लें, तो हमें प्योर सांस आए, मतलब प्योर हवा आए। पॉल्यूशन जितने होंगे उसको क्या कर ले, वो अब्सॉर्ब कर ले। तो वो एक और यहाँ पे एग्जांपल हमें मिलेगा जिसमें हम उस जो पॉल्यूशन मास्क होता है उसमें क्या होता है, एक्टिवेटेड चारकोल होते हैं। तो वहां पे क्या होता है, एक्टिवेटेड चारकोल। ये चारकोल क्या करता है, पॉल्यूशन को क्या कर लेता है, पॉल्यूशन को यानी प्रदूषण को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और हमें क्या आगे चल के निकलता है कि सामने आता है कि जो शुद्ध हवा हम जो एकत्रित करते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। आप चौक का भी उदाहरण ले सकते हैं कि नीले रंग की स्याही में जब आप चौक को डुबाएं तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिख जाएंगे। तो चौक डुबाते हैं तो चौक के चारों तरफ नीले रंग की परत बन जाती है, लेकिन जब आप चौक को तोड़ के देखेंगे तो उसके भीतर जो है नीला रंग नहीं जाएगा। इसका मतलब वो भी किसका, अधिशोषण का उदाहरण है। तो ये बहुत सारे केस हैं जिसमें आप ढूंढना चाहेंगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे। तो ये तो था हमारा जो है इसके कुछ एग्जाम्पल के बारे में। चलिए, अब एग्जाम्पल के बारे में हमने देख लिया, तो अब हम बात कर लेते हैं कि भाई कि ये जो अधिशोषक होता है, मान लेते हैं ये क्या है, अधिशोषक है, और जो कि हमारा क्या है, ठोस है। अब इसके चारों तरफ अधिशोष से आने वाले हैं, हम किसकी बात करने जा रहे हैं, अधिशोषण की बात करने जा रहे हैं। तो अधिशोष से आने वाले हैं इस तरीके से। तो ये क्या होता है कि जितने भी अभी तक हमने एग्जाम्पल लिया है, कोई भी एग्जाम्पल लिया, वो कैसे वर्क करता है, वो वर्क ऑटोमेटिक करता है। उसके लिए तो हमें कुछ एक्स्ट्रा, भाई हमने पॉल्यूशन मास्क ले लिया तो अब हमें उसमें कुछ करने की जरूरत है नहीं, हमें सांस लेना है, उसका काम है कि वो जो है पॉल्यूशन को एब्जॉर्ब करके शुद्ध हवा में भेजे, उसका काम है। जनरली रूम टेम्परेचर पर या फिर नॉर्मल टेम्परेचर पर, एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर पर या फिर प्रेशर पर। या और कौन सा हमने एक एग्जांपल लिया था, जैसे हमने चीनी को शुद्ध करने वाला, वो भी रूम टेम्परेचर पर ही होता है। या फिर हमने सिलिका जेल लिया तो वो भी रूम टेम्परेचर पर ही होता है।
या फिर हमने जो है कौन सा एक और उदाहरण स्टार्टिंग में लिया था जो है कैल्शियम क्लोराइड का, एनहाइड्राइड कैल्शियम क्लोराइड का, तो उस वो भी जो है हमारा रूम टेम्परेचर पे ही होता है। ये सब ऑटोमेटिक हो जाते हैं, यानी कि ये सब कैसे हो जाते हैं, मतलब कि रूम टेम्परेचर पर स्वतः स्वतः अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, स्वतः अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। तो क्यों ना इसमें थर्मोडायनेमिक्स रूल लगाया जाए, क्योंकि हमने थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मागतिकी तो पढ़ ही लिया है क्लास 11th में। तो वहां पे हमने क्या पढ़ा था, एक केस पढ़ा था, एक इक्वेशन पढ़ा था, डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एच। तो अब इस एप्लीकेशन का भी यूज कर लेते हैं कि एक्चुअली में इन सब से क्या मतलब है। तो देखिए ये सब रूम टेम्परेचर, अगर हम बात करें कि कमरे के ताप पर, तो जितने भी हमने अभी तक एग्जाम्पल देखे हैं उन सब के लिए स्वतः अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। क्या करता है, ये अभिक्रियाएं कैसे प्रदर्शित करते हैं, स्वतः अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। यानी कि इसका मतलब निकल के आया कि डेल जी इज लेस देन 0, या फिर हम कहें डेल जी का मान कैसा होगा, ऋणात्मक। अब इसके डेल जी के एप्लीकेशन के बारे में पढ़ लेते हैं कि डेल जी कौन कौन से केस में, अगर डेल जी का मान 0 से अधिक हुआ, यानी या फिर डेल जी का मान धनात्मक आता है, तो हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ रखा हुआ है कि ऐसी अभिक्रिया अस्वतः प्रक्रम दर्शाती हैं, यानी स्वतः परिवर्तित नहीं होती, स्वतः उनको चलाने के लिए हमें बाहरी से कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, तो वो इसलिए जो है डेल जी प्लस डिसाइड करते हैं। क्या होता है अगर डेल जी इक्वल टू 0 हो जाए, डेल जी इक्वल टू 0 के केस में साम्यावस्था स्थापित होती है, यानी कि हम इसमें कह सकते हैं कि इसका जो अग्र अभिक्रिया की जो दर होती है वो पश्च अभिक्रिया के दर के बराबर होती है, साम्यावस्था का केस आ जाता है। और तीसरा हमने जो अभी इसके केस में जाना कि अगर डेल जी का मान 0 से कम हो जाए, यानी डेल जी बराबर क्या हो जाए, ऋणात्मक होता है, तो ऐसी अभिक्रियाओं के लिए हमें बाहर से कार्य करने की जरूरत नहीं, वो स्वतः परिवर्तित हो जाएंगी, स्वतः क्या होंगी, प्रक्रम दर्शाएंगे। ठीक है। दूसरी बात, अगर हम डेल एच के लिए क्या करें, डेल एच के लिए तो क्या देखते हैं हम कि जो ठोस है, अगर हम ये ठोस पदार्थ की बात करें और बाहर जो भी हमारा द्रव या गैस है, जब वो अधिशोषित होता है, बात को बड़े ध्यान से समझिएगा, जब वो अधिशोषित होता है तो क्या होता है, जाके सरफेस पे जाके एकत्रित होने लगता है। क्या वो अपने आप एकत्रित हो जाता है, क्या मतलब कि जैसे एक लिक्विड यहाँ से टकराया तो क्या वो नीचे गिरने लगता है, क्या गैस यहाँ से टकरा के रिटर्न आ जाता है, अगर गैस टकरा के रिटर्न आ जाए तब तो ये अधिशोषण की घटना ही नहीं हुई, एक्चुअली में वो जाके क्या हो जाता है, चिपक जाता है। अब चिपक जाने का अर्थात ये तो नहीं हुआ कि वहां फेविकॉल या फेविक्विक लगा हुआ है, क्या हुआ होगा कि ये जाके उसके साथ जो है एडजस्ट कर दिया या अट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ पे मैं बताऊं आपको कि जो अधिशोषक है वो अधिशोष के अणुओं के बीच एक क्या जनरेट करता है, आकर्षण, या फिर हम कहें कि बंध जनरेट करता है, और वो बंध हमारा कैसा होता है, आकर्षण बंध होता है, आकर्षण बंध। प्रतिकर्षण बंध तो होता नहीं, प्रतिकर्षण होता तो रिटर्न चला जाता, नजदीक आता ही नहीं, आकर्षण बंध जनरेट कर लेता है, जिसके कारण वो दोनों एक दूसरे से चिपक जाते हैं। अब याद करिए ऊष्मागतिकी में जब हमने पढ़ाया था कि जब दो बंध आपस में निर्मित होते हैं, यानी दो परमाणु आपस में जुड़कर एक नए बंध का निर्माण करते हैं, तो वहाँ एनर्जी या फिर ऊष्मा, हीट, या फिर हम क्या कह सकते हैं उसको, जो ऊष्मा होती है, एंथैल्पी होती है, वो क्या होती है, रिलीज होती है, यानी कि बाहर निकलती है। और जब ऊष्मा बाहर निकलेगी तो इस ऐसी घटना को हम ऊष्माक्षेपी घटना कहते हैं, यानी यहाँ पे ऊष्माक्षेपी होता है। तो ये आकर्षण बंध बनने के कारण, यानी दो परमाणु, अलग अलग परमाणु के बीच बंध के निर्माण होने के कारण ये कैसी घटना दिखाता है, ऊष्माक्षेपी घटना दिखाता है। और ऊष्माक्षेपी के लिए भी डेल एच कैसा होता है, डेल एच का मान 0 से कम होता है, यानी डेल एच क्या होता है, डेल एच इक्वल टू ये भी ऋणात्मक होता है। तो ये भी हमसे पूछ सकता है कि भाई बताइए कि अधिशोषण होने वाले केस में डेल एच का मान क्या होता है, प्लस होता है कि माइनस होता है कि 0 होता है, या डेल जी का मान क्या होता है।
अब टेम्परेचर तो हमारा रूम टेम्परेचर जनरली हमारा 25 डिग्री सेंटीग्रेड हम यूज करते हैं, यानी टेम्परेचर की जगह पे हम 298 केल्विन ला देंगे, है ना। अब बात करते हैं डेलस क्या होगा। तो डेलस यानी कि एंट्रोपी परिवर्तन। एंट्रोपी परिवर्तन के बारे में मैंने जो है ऊष्मागतिकी में बहुत ही अच्छे से डिटेल आप लोगों को समझाया हुआ था। तो चलिए इसका भी एप्लीकेशन का यूज कर लेते हैं कि डेलस का क्या प्रयोग होगा, किसके लिए जो है अधिशोषण के लिए, यानी अधिशोषण के लिए। तो क्या होता है भाई, जो अधिशोषक होता है उसका काम है अधिशोष, यानी द्रव या गैसों को अपने जगह पे क्या कर लेना, अपने परत पर एडजस्ट करवा लेना। बड़े ही ध्यान से समझिएगा। तो यानी जो द्रव या गैस पहले पहले कैसे थे, पहले फ्री थे। कैसे थे, फ्री थे। फ्री थे मतलब फ्री मूवमेंट कर रहे थे, कहीं पे भी उनकी मूवमेंट की गति बहुत तेज थी, यानी कि कहीं पे भी आ जा सकते थे उनके अणुए जो है, यानी कि फ्री थे। तो कहीं पे उनकी मतलब एक्चुअली में उनकी गतिज अवस्था क्या थी, पहले बहुत ज्यादा अधिक थी, लेकिन जैसे ही अधिशोषण हुआ तो वो फ्री पार्टिकल आके क्या हो गए, जो है कैसे हो गए, फ्रीलेस हो गए, यानी कि अब फ्री नहीं रहे, अब जाके वहीं पे एडजस्ट कर लिए। तो एंट्रॉपी के संदर्भ में हमने क्या देखा कि पहले गतिज अवस्था बहुत अधिक थी, अब गतिज अवस्था जाके रुक गई है या फिर कम हो गई है। तो ऐसे केस में यानी गति किसी अणुओं का एडजस्टमेंट अगर कम हो जाए, यहाँ पे एडजस्टमेंट देखिए, एडजस्टमेंट पहले ये फ्री एडजस्टमेंट में थे, अब यहाँ पे जाके वो लेस मतलब कि कम हो गई। तो ऐसे केस में हम डेल एस को क्या कह सकते हैं, डेल एस का भी मान 0 से कम होगा, यानी डेल एस का मान ऋणात्मक होगा। डेल एस इक्वल टू ऋणात्मक यहाँ पे भी होगा। तो यानी कि आप लोगों ने जो है ऊष्मागतिकी में ये चीज पढ़ रखा हुआ है कि यानी बहुत ज्यादा विस्तार आयतन वाला इस पे जो है पार्टिकल अब जो है लेस आयतन में ही जाके एडजस्ट हो गया। तो ऐसे केस में हमारा डेल एस क्या होगा, 0 से कम होगा, यानी डेल एस का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ये एप्लीकेशन भी हमें जो है यूज करने को मिलता है, या फिर कंपटीशन के एग्जाम में भी इसके कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं कि भाई अगर अधिशोषण हो रहा है तो डेल एच का मान कैसा होगा, धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, शून्य होगा, या फिर कुछ नहीं कह सकते। ऐसे केस का उपयोग हम कर सकते हैं। तो हमने ये समझ लिया अच्छे से। अब आगे हम क्या देखते हैं कि भाई अधिशोषण है और वो जो द्रव या गैस के साथ क्या कर ले रहा है, बंध का निर्माण कर ले रहा है। अब इस बंध के निर्माण को अगर हम कहें कि किस प्रकार के बंध का ये निर्माण हो सकता है, तो दो तरीके के बंध हो सकते हैं। एक तो दुर्बल बंध हो जाए और एक क्या हो जाए, प्रबल बंध हो जाए। तो जो दुर्बल बंध होगा उसे हम क्या कहेंगे, भौतिक अधिशोषण कहेंगे। क्या कहेंगे, भौतिक अधिशोषण कहेंगे। और जो हमारा प्रबल बंध होगा उसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक अधिशोषण कहेंगे। यानी इसके बाद हमें क्या समझ में आ रहा है कि अधिशोषण एक्चुअली में दो प्रकार का होता है, एक भौतिक अधिशोषण और एक होता है रासायनिक अधिशोषण। तो भौतिक अधिशोषण क्या होता है, जब अधिशोषक अधिशोष के मध्य दुर्बल बंध का निर्माण होता है तो यह घटना भौतिक अधिशोषण कहलाती है। जब अधिशोषक व अधिशोष के मध्य प्रबल बंध का निर्माण हो तो वह घटना कैसी कहलाती है, रासायनिक अधिशोषण कहलाती है। तो चलिए भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण को जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंतर को भी पढ़ लेते हैं। तो आ जाता है हमारा भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण के मध्य, रासायनिक अधिशोषण के मध्य अंतर कि कौन कौन से टाइप के अंतर है। और मुझे लगता है कि करीब 9:17 हो चुके हैं। मैं भूल गया आज अटेंडेंस लगवाना भी। भाई 9:30 तक का अटेंडेंस लगवा दूं, नहीं तो बच्चे सब लोग सोच रहे होंगे कि आज क्लास क्यों नहीं चल रही है। तो उसके बाद मैं इसको जो है अच्छे से समझा देता हूँ। यहाँ पे पहले मैं अटेंडेंस लगा दूँ। यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि आज आप 9:30 तक अटेंडेंस लगा सकते हैं। 9:30 9:30 तक अटेंडेंस लगा सकते हैं। अटेंडेंस लगा दें, नहीं तो आप लोग मिस कर रहे होंगे। और जबकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैं आप ही लोगों के लिए जो है ये इसी टाइम में करंट में ही जो है क्या करता हूँ, यहाँ पे अटेंडेंस लगना शुरू हो गया। आप लोग अटेंडेंस लगा, देखिए अटेंडेंस आना भी शुरू हो गया।
सारे बच्चों का आप सब देख भी सकते हैं। फिलहाल अभी हम यहाँ पे भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण के बीच में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो अधिशोषण है वो है कि भौतिक अधिशोषण में कैसा बंध बनेगा। तो जो बंध बनता है वो वांडर वाल्स बंध बनता है, यानी कि दुर्बल बंध। जो दुर्बल बंध होता है उसे कौन सा नाम दिया जाता है, वांडर वाल्स बंध दिया जाता है। और जो प्रबल बंध होता है उसे हम रासायनिक बंध कहते हैं, रासायनिक बंध कहते हैं, जो कि कैसा होता है, प्रबल होता है, या प्रबल बंध को ही हम क्या कहते हैं, रासायनिक बंध कहते हैं। तो ये केस हमें अब समझ में आ गया है, अच्छे से क्लियर हो गया है कि इसका जो पहला अंतर है वो बंध के अकॉर्डिंग हम देंगे कि ये कैसा बंध होता है, तो उसको हमने देखा। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं कि चूंकि बंध तो बनेगा ही, चाहे वो दुर्बल बंध बने, चाहे प्रबल बंध बने, चाहे कमजोर हो चाहे ताकतवर हो। कमजोर होगा तो जो हमने देखा एंथैल्पी रिलीज हो रही थी वो कम रिलीज होगी, कम मात्रा में रिलीज होगी। और अगर ये प्रबल हुआ तो जो एंथैल्पी वो क्या है, अधिक मात्रा में रिलीज होगी। तो हमने क्या देखा कि वांडर वाल्स बंध में जो दुर्बल बंध आ रहा है वो करीब जो है डेल एच कितना रिलीज करता है, डेल एच का मान जो है या फिर हम कहें कि उत्सर्जित उष्मा की मात्रा 40 किलो जूल प्रति मोल तक होती है। जबकि यहाँ पे अगर हम बात करें कि रासायनिक अधिशोषण में उत्सर्जित उष्मा की मात्रा कितनी होती है, लगभग 400 किलो जूल प्रति मोल तक होती है। ये आप लोग विशेष तौर पर जानेंगे कि जो है कब कितना और कैसे होगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अगला नंबर आता है सक्रियण ऊर्जा की। तो सक्रियण ऊर्जा इसमें शामिल होती है, जबकि इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, यानी सक्रियण ऊर्जा के संदर्भ में कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर चौथा टॉपिक आ जाता है कि प्रक्रम कैसा होगा, उत्क्रमणी होगा क्या अनुत्क्रमणी होगा। तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं। जो हमारे पास ईंट होता है, उस ईंट को आपको जो है 2 पात्र में लिक्विड रखे गए हैं, उन लिक्विड में डुबोना है। एक पात्र है आपका जल, प्योर जल, साधारण जल, उसको हमने उसमें डुबो दिया तो उसमें भी अधिशोषण हुआ। और दूसरे ईंट को हमने उस पात्र में डुबोया जिसमें स्याही का घोल था, उसमें डुबोया। तो एक को तो देखा हमने, दोनों ही गीले हो गए हैं, दोनों ही अधिशोषित हो गए। एक जल से हुआ है, एक स्याही से हुआ है। जो जल से हुआ है वो भौतिक अधिशोषण है, जो स्याही से हुआ है वो रासायनिक अधिशोषण है। धूप में हमने रख दिया, जल क्या हुआ, उत्क्रमणी हो गया, मतलब वापस निकल गया उसमें से। लेकिन स्याही क्या हो गया, और जम गया। स्याही क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ने के साथ और जम गया। तो यानी यहाँ हम कह सकते हैं जो भौतिक अधिशोषण होता है वो उत्क्रमणीय प्रक्रम दर्शाता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण कैसा दर्शाता है, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम दर्शाता है। तो उत्क्रमणीय प्रक्रम और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम हमने देखा। टेम्परेचर को लेके कहेंगे तो कम ताप पर स्टेबल होती है, यानी स्थायी होती है। यानी जितना कम ताप करेंगे स्थायी होती है, या फिर कहें कि अधिक ताप पर अस्थायी होती है, जल्दी से उत्क्रमणीय प्रदर्शित करने लगती है। जबकि छठा इसके टॉपिक में क्या कहेंगे कि अधिक ताप पर क्या होती है, स्थायी होती है। क्या होती है, स्थायी होती है। दाब के लिए अगर हम बात करें, अगर हम इसके दाब के लिए बात करें तो कम दाब पर, उच्च दाब, क्योंकि देखिए अधिशोषण होगा तो बाहर से जितना दाब हम लगाएंगे, जैसे मान लेते हैं कि हमारा ठोस है, यहाँ पे हमने ठोस रखा हुआ और यहाँ पे हमने गैसेस रखे हुए, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ से एक पिस्टन के द्वारा दाब लगाया। दाब लगाएंगे जितना तो मॉलिक्यूल उतना नजदीक आ जाएगा, और उतना नजदीक आएगा तो स्थायी होगा। यानी उच्च दाब पर कैसा होता है, स्थायी होता है। कैसा होता है, स्थायी होता है। और इसके लिए उच्च दाब पर स्थायी होता है, इसके लिए भी उच्च दाब पर स्थायी
होता है, ये भी हम कह सकते हैं। या फिर इसे एक साथ लिख सकते थे पांचवें क्रम में कि कम ताप पर स्थायी होता है लेकिन उच्च दाब पर कम ताप पर तथा उच्च दाब पर स्थायी होता है, इसे हम कह सकते थे अधिक ताप तथा उच्च दाब पर स्थायी होता है। छठा ये कह सकते थे हम। इसके बाद हम क्या करते हैं, देखते हैं कि जो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, आपको शायद समझ में आ जाएगा या मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही होगी। तो भौतिक अधिशोषण में क्या होता है कि बहुपरतीय बनते हैं, बहुपरतीय परत बनते हैं, बहुपरत बनते हैं। जबकि रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है कि एकल परत का निर्माण होता है, एकल परत का निर्माण होता है, एकल परत का निर्माण होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि भौतिक अधिशोषण में चूंकि हम यहाँ पे हमने एक जो है क्या ले लिया, एक सबस्ट्रेट ले लिया, यानी अधिशोषक ले लिया, अधिशोषक ले लिया। अब अधिशोषक के ऊपर हमने देखा कि हम भौतिक अधिशोषण में क्या लगा रहे हैं, एक जो है क्या लगा रहे हैं, गैस लगा रहे हैं या कोई भी द्रव भी लगा सकते हैं। तो वहां पे ये बहुपरतीय कहने का मतलब ये है कि जो अधिशोषक है, ये जो अधिशोषक है, इसका जो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स होगा वो पहले परत पे ज्यादा होगा, लेकिन दूसरे परत पे भी लगेगा लेकिन थोड़ा कम लगेगा, फिर तीसरे परत पर और कम लगेगा, चौथे परत पर और कम लगेगा, पांचवें परत पर और कम लगेगा, लेकिन लगेगा जरूर। ये बात ध्यान रखिए, लेकिन लगेगा जरूर। इसका मतलब है कि ये बहुपरतीय पर भी अपना जो है बल दिखा रहा है, आकर्षण बल दिखा रहा है। जबकि रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है, मान लेते हैं ये अधिशोषक है, ये अधिशोषक है, कौन है ये अधिशोषक, अधिशोषक है। जब इसमें जो अधिशोष से आता है वो एक ही परत में सारा का सारा अट्रैक्शन ऑफ फोर्स लग जाता है। जो दूसरा परत होता है उसका अधिशोषक से अट्रैक्शन नहीं लगता, उसका उस ऊपरी परत से अट्रैक्शन लगता है। ये बात हम जान लेंगे कि ऊपरी यानी कि इसके ऊपर वाले से एक जो अब उस जो नया आएगा उसके लिए अधिशोषक का काम ये करेगा। अब जब ये अधिशोष से हो गया तब ये अधिशोषक का काम करेगा और नया जो आएगा वो अधिशोष से होगा। तो ये ध्यान रखेंगे कि नीचे वाले का केवल एक ही परत से सारा कनेक्शन होता है और दूसरी परत के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता, इसीलिए इसे एकल परत कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।